आइए आज बात करते हैं जीवन के उस कोड की जो हमें बनाता है, यानी रिप्रोडक्शन, हेल्थ और हमारी चॉइस। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट को, फिर गर्भनिरोध के तरीकों और उनके पीछे के विज्ञान पर नजर डालेंगे। इसके बाद यौन संचारित रोग यानी STDs की बात होगी और फिर देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और आखिर में इस पूरे विषय को एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखकर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन के ब्लूप्रिंट की, और इसमें सबसे अहम है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की गिनती। ये गिनती इतनी जरूरी क्यों है, चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर के लगभग हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारी पूरी जेनेटिक जानकारी की किताब है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, जो हमारी प्रजनन कोशिकाएं होती हैं यानी स्पर्म या एग सेल, उनमें ये संख्या ठीक आधी यानी सिर्फ 23 होती है। तो सवाल उठता है कि ये संख्या आधी क्यों हो जाती है? इसकी कोई खास वजह है क्या? हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो, यानी जब 23 क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स वाले एग से मिलता है, तो जो नया एम्ब्रियो बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या वापस 46 हो जाए। इसी तरह से हर पीढ़ी में जेनेटिक जानकारी सही और स्थिर बनी रहती है। अब जब हमने ये बेसिक बायोलॉजी समझ ली है, तो चलिए गर्भ निरोध के तरीकों और उनके पीछे के साइंस को देखते हैं, यानी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के क्या क्या विकल्प हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गर्भ निरोध के कई तरीके हैं। हर एक का अपना काम करने का ढंग है और उसके नतीजे भी अलग अलग हैं, जैसे कॉन्डम, पिल्स, कॉपर टी और सर्जरी। तो सबसे पहले बात करते हैं बैरियर मेथड की, जिसका सबसे आम उदाहरण है कॉन्डोम। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। मतलब ये सीमेन को वजाइना में जाने से रोकता है, जिससे दोहरा फायदा मिलता है। प्रेगनेंसी से भी बचाव होता है और STDs से भी। बाकी तरीके अलग अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बदल देती हैं, जिससे ओव्यूलेशन यानी अंडा ही नहीं बनता। वहीं कॉपर टी जैसे IUDs कॉपर आयंस छोड़ते हैं, जो स्पर्म को खत्म कर देते हैं। और सर्जिकल तरीकों में तो स्पर्म या एग के रास्ते को ही स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। सर्जिकल मेथड की बात करें तो पुरुषों में इसे नसबंदी या वेसेक्टमी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वास डेफरेंस यानी वो नली जिससे स्पर्म गुजरते हैं, उसे काट कर बांध दिया जाता है। इससे स्पर्म का रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, यौन संचारित रोग यानी STDs। इनको समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बीच का फर्क। तो STDs को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, बैक्टीरियल और वायरल। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आते हैं गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शंस में आते हैं वॉट्स, हर्पीज और सबसे खतरनाक एड्स, जो HIV वायरस से होता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग तरीके से होता है। एड्स के बारे में एक बात समझना बेहद जरूरी है। ये HIV वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस सीमन और खून जैसे शारीरिक तरल पदार्थों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, और इसीलिए कॉन्डम जैसे बैरियर मेथड इसके फैलाव को रोकने में इतने असरदार होते हैं। तो अभी तक हमने बात की रोकथाम की, लेकिन साइंस सिर्फ रोकथाम ही नहीं बल्कि गर्भधारण में मदद करने के भी कई शानदार तरीके देता है। इन्हीं में से एक बहुत ही जानी मानी टेक्नोलॉजी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता था। नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, पर ये असल में है क्या? तो IVF की प्रक्रिया में होता यह है कि फर्टिलाइजेशन यानी एग और स्पर्म का मिलना शरीर के बाहर एक लैब में करवाया जाता है। जब वहां एक स्वस्थ भ्रूण यानी एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, तो उसे सावधानी से यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ती है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो इंसानों के बारे में थी, पर अपनी बायोलॉजी को बेहतर समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं कि दुनिया के दूसरे जीव जंतु कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं।
ये जानना काफी दिलचस्प है कि कई जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब उन्हें संतान पैदा करने के लिए पार्टनर की जरूरत नहीं होती। इसके कई तरीके हैं, जैसे फिजन, जिसमें अमीबा जैसा एक सेल 2 में बट जाता है, या फिर फ्रेगमेंटेशन, जिसमें स्पाइरोगायरा जैसा जीव टुकड़ों में टूटकर हर टुकड़े से नया बन जाता है। यीस्ट में बडिंग होती है और राइजोपस जैसे फंगस स्पोर्स के जरिए फैलते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि रिप्रोडक्शन, गर्भ निरोधक और बीमारियों के फैलने के तरीकों को अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर और सूचित फैसले ले सकते हैं। जानकारी ही बचाव है। और आखिर में एक सवाल, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या लगता है अगले 50 सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग को लेकर हमारे तरीके कितने बदल जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। चलिए, आज हम जीवन के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल को समझते हैं कि आखिर जो हमारे गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं? तो सवाल ये है कि कैसे एक सेल से 2 बनते हैं, और जो हमारे गुण हैं, जो हमारी खासियतें हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती कैसे हैं? चलिए इसी रहस्य को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा अंदर जाना होगा, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, और देखना होगा उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को जो हर जिंदा चीज के अंदर मौजूद है। तो देखिए, ये एक तरह की यात्रा है। हम एक जीव से शुरू करते हैं, जैसे कोई इंसान। उसके अंदर है अरबों सेल्स, और हर एक सेल के अंदर होते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, और इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर कसकर लिपटा होता है डीएनए। तो ये जो गुणसूत्र हैं, इन्हें आप एक तरह से छोटे छोटे डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। ये ऐसे खास कंटेनर हैं जो सेल के अंदर सबसे कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह, या कहें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कीमती सामान है क्या? ये वो मॉलिक्यूल है जो हर चीज, हर जिंदा चीज के केंद्र में है, डीएनए। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसमें बालों के रंग से लेकर हमारे शरीर के हर छोटे बड़े काम तक सब कुछ का कोड होता है। और ये सारा काम होता कैसे है? प्रोटीन बनाने के निर्देश देकर। तो अब जब हम इस ब्लूप्रिंट को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता कैसे है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला और सबसे मौलिक काम है डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाना। मतलब कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले या कोई भी जीव रिप्रोड्यूस करने से पहले उसे अपनी पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की एक कॉपी तैयार करनी ही होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये कॉपी करने की प्रक्रिया एकदम परफेक्ट होती है? मतलब क्या ये बायोलॉजिकल फोटोकॉपी मशीन हर बार एक 100% सटीक कॉपी बनाती है? इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करते हैं। ओरिजिनल तो एकदम साफ होता है ना? लेकिन कॉपी में कभी कभी छोटे मोटे धब्बे या थोड़ी सी धुंधलापन आ ही जाता है। डीएनए की कॉपी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये प्रोसेस बहुत सटीक है पर एकदम परफेक्ट नहीं। कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं ना, ये हमेशा बुरी नहीं होती। सच तो ये है कि यही बदलाव और जिंदा रहने की पूरी प्रक्रिया का असली इंजन है। तो डीएनए कॉपी करते समय होने वाली इन गलतियों को हम कहते हैं वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं। इन्हीं की वजह से डीएनए ब्लूप्रिंट में हल्के फुल्के बदलाव आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नई डीएनए कॉपी बनी वो ओरिजिनल से 100% सेम नहीं है। अच्छा, ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर चलिए इसे एक बहुत ही आसान कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक झाड़ी की जिस पर बहुत सारे लाल रंग के भृंग यानी बीटल्स रहते हैं। अब क्योंकि झाड़ी की पत्तियां हरी हैं, तो इन लाल भृंगों को कौवे जैसे शिकारी बहुत आसानी से देख लेते हैं। मतलब इनके लिए छिपना मुश्किल है और वो आसानी से शिकार बन जाते हैं। लेकिन फिर रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी होने में एक छोटी सी त्रुटि हो जाती है और इस एक गलती की वजह से एक हरे रंग का भृंग पैदा होता है। अब क्या होगा? ये हरा भृंग हरे पत्तों में आसानी से छिप जाता है। शिकारी उसे देख नहीं पाते, तो वो जिंदा बच जाता है
और अपनी संख्या बढ़ाता है, और वहीं दूसरी तरफ लाल भृंगों का शिकार होता रहता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या पता चला? यही कि वेरिएशन यानी विभिन्नता एवोल्यूशन का आधार है। यही वो चीज है जो किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में ढलने की ताकत देती है, और लंबे समय तक किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम ब्लूप्रिंट और उसकी कॉपी होने की प्रक्रिया को तो समझ गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग जीव इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, खासकर अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अलैंगिक प्रजनन का मतलब है सिर्फ एक पेरेंट, और इससे जो संतान पैदा होती है वो जेनेटिकली लगभग अपने पेरेंट जैसी ही होती है। और प्रकृति ने इसके लिए बड़े ही मजेदार तरीके इजाद किए हैं, जैसे बाइनरी फिशन, जिसमें एक सेल 2 में बढ़ जाता है जैसा अमीबा में होता है, या फिर बडिंग जैसा हाइड्रा में होता है। और तो और फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन जैसे तरीके भी हैं। रीजेनरेशन तो सच में कमाल का है। जरा सोचिए, प्लेनेरिया नाम का एक जीव है, अगर उसे 3 टुकड़ों में काट दिया जाए तो उससे 3 नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। है ना कमाल की बात? और कभी ब्रेड पर लगी फफूंद देखी है? वो जो हम देखते हैं ना, वो असल में स्पोरेंजिया नाम की छोटी छोटी संरचनाओं का एक पूरा जंगल होता है, और उनमें से हर एक हजारों की तादाद में स्पोर्स यानी बीजाणु हवा में छोड़ता है ताकि वो फैल सकें। तो ये जो एक पेरेंट वाली रणनीतियां हैं, ये बहुत ही कुशल, बहुत इफिशिएंट हैं। लेकिन ये हमें एक और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या होता है जब 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स, 2 अलग-अलग डीएनए एक साथ मिलते हैं? तब क्या होता है? नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे बड़े और शायद सबसे खूबसूरत रहस्य की। एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है। एक खिलता हुआ फूल और एक नन्हा सा बच्चा, इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगे, पर हाँ, दोनों एक ही सीक्रेट ब्लूप्रिंट पर काम करते हैं। चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पौधों से। ये जो फूल हमें इतने सुंदर लगते हैं ना, ये असल में पौधे के लिए एक बहुत जरूरी काम करते हैं। समझिए, ये उनके रिप्रोडक्शन का हेडक्वार्टर है। साइंस की भाषा में इन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। सीधी सी बात है, ये वो पौधे हैं जिनमें फूल खिलते हैं और बीज एक फल के अंदर बनता है, और इनका जो फूल है वही इनके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि वही उनका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अच्छा, तो फूल के अंदर होता क्या है? कमाल की बात ये है कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। देखिए, मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, जिसमें पराग यानी पॉलन बनता है, और जो फीमेल पार्ट है उसे पिस्टिल कहते हैं, जिसके सबसे ऊपर एक चिपचिपा हिस्सा होता है स्टिग्मा, जो पॉलन को पकड़ता है, और अंदर होती है ओवरी, जहां अंडे होते हैं। तो पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, पॉलन का बनना। दूसरा, उस पॉलन का हवा, पानी या किसी कीड़े के जरिए फीमेल पार्ट तक पहुंचना, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। और तीसरा, जब पॉलन पहुंच जाता है तो मेल सेल का अंडे से मिलना, यानी फर्टिलाइजेशन। बस यहीं से एक नए बीज की कहानी शुरू होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? वही होता है जो हम हर रोज देखते हैं। फूल की जो ओवरी होती है ना, वही धीरे धीरे एक फल में बदल जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स थे वो बन जाते हैं बीज। है ना कमाल? मतलब जो फल हम खाते हैं वो अगली पीढ़ी के बीजों का एक सेफ हाउस है। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब आते हैं इंसानों पर। यहाँ भी कहानी का बेसिक आइडिया वही है, बस किरदार और स्टेज बदल जाते हैं। और इंसानों में ये कहानी शुरू होती है शरीर के एक खास मोड़ से, जब शरीर रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होना शुरू होता है। इस स्टेज को हम सब जानते हैं, इसे प्यूबर्टी कहते हैं। ये वो समय है जब शरीर के अंदर हार्मोन्स का एक तूफान सा आता है, और बॉडी में वो सारे बदलाव होने लगते हैं जो उसे सेक्सुअली मैच्योर बनाते हैं। अब प्यूबर्टी में कुछ बदलाव तो सब में कॉमन होते हैं, जैसे शरीर के कुछ हिस्सों में बालों का उगना या स्किन का ऑयली हो जाना। लेकिन फिर कुछ खास बदलाव भी होते हैं। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और पीरियड्स की शुरुआत होती है। वहीं लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये सब अलग अलग हार्मोन्स का खेल है। तो चलिए इन सिस्टम्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ब्लूप्रिंट की। इसे एक स्पर्म प्रोडक्शन फैक्ट्री की तरह समझना सबसे आसान है।
इस फैक्ट्री के मेन पार्ट्स हैं टेस्टिस, जहां स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। फिर एक ट्यूब है वास डेफरेंस, जो स्पर्म को आगे ले जाती है। रास्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स जैसे कुछ और हिस्से अपना लिक्विड मिलाते हैं, जिससे सीमन बनता है। और आखिर में यूरिथ्रा, जो सीमन और यूरिन दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्पर्म को ठीक से बनने के लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जरूरत होती है। और बस यही वजह है कि टेस्टिस यानी वृषण शरीर के बाहर एक पाउच स्क्रोटम में होते हैं। कुदरत का डिजाइन देखिए। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्लूप्रिंट की। ये सिस्टम सिर्फ अंडे बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक और बहुत बड़ा काम है, और वो है एक नए जीवन को पूरे 9 महीने तक अपने अंदर पालना और उसे दुनिया में लाने के लिए तैयार करना। इसके भी कुछ की पार्ट्स हैं। ओवरी, जहां अंडे बनते और स्टोर होते हैं। फेलोपियन ट्यूब, जहां ज्यादातर फर्टिलाइजेशन होता है। यूटरस यानी गर्भाशय, वो जगह जहां बच्चा पलता है। और आखिर में सर्विक्स और वजाइना, जो यूटरस को शरीर के बाहर से जोड़ते हैं। हर हिस्से का अपना एक बेहद जरूरी रोल है। और यहीं पर मेल और फीमेल सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जहां मेल्स में स्पर्म्स प्यूबर्टी के बाद बनना शुरू होते हैं और लगातार बनते रहते हैं, वहीं फीमेल्स अपने सारे अंडों के साथ ही पैदा होती हैं। मतलब उनके ओवरीज में अंडे पहले से ही मौजूद होते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर महीने इन्हीं में से एक अंडा रिलीज होता है। तो अब तक हमने दोनों सिस्टम्स को समझ लिया। अब चलिए इन सब को जोड़कर देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से लेकर जन्म तक वो 9 महीने का अविश्वसनीय सफर कैसा होता है। तो सब कुछ शुरू होता है पहले दिन फर्टिलाइजेशन से, जब एक स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में अंडे से मिलता है और एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। फिर करीब 1 हफ्ते में ये बढ़ता हुआ एम्ब्रियो यूटेरस तक पहुंचता है और उसकी दीवार से चिपक जाता है। इसके बाद शुरू होता है 9 महीने का डेवलपमेंट, जहां प्लेसेंटा के जरिए उसे सारा पोषण मिलता है। और आखिर में यूटेरस की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन से बच्चे का जन्म होता है। यहाँ प्लेसेंटा का जिक्र हुआ तो ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। ये एक खास अंग है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है। ये माँ और बच्चे के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। बच्चे को जो भी चाहिए, खाना, ऑक्सीजन, वो सब माँ के खून से इसी प्लेसेंटा के जरिए मिलता है, और बच्चे का वेस्ट भी इसी के जरिए बाहर जाता है। लेकिन क्या हो अगर फर्टिलाइजेशन हो ही ना, अगर स्पर्म अंडे से ना मिले, तो वो अंडा करीब 1 दिन तक ही जिंदा रहता है और शरीर ने प्रेगनेंसी के लिए जो तैयारी की थी, मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग मोटी हुई थी, वो बेकार हो जाती है। तब शरीर उस लाइनिंग को बाहर निकाल देता है और इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहते हैं। ये एक तरह से सिस्टम का मंथली रीसेट बटन है। तो सोचिए जरा, पराग के एक छोटे से दाने से लेकर इंसान के बनने तक नए जीवन को बनाने का जो बेसिक ब्लूप्रिंट है, वो कितना मिलता जुलता है। ये सफर हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि हम इस कुदरत से कितने गहरे जुड़े हुए हैं और जीवन का ये चक्र कितना अद्भुत और अनोखा है।